स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा कि जो हमारा रेट लॉ है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो या सेकंड हो या कोई दूसरा रिएक्शन हो, तो रेट लॉ जो है ना वो केमिकल इक्वेशन से बेसिकली तो डिराइव किया जा सकता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो वो मैथमेटिकल रिलेशन उस एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं करता। तो फाइनली ये था कि जो हमारा रेट लॉ है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो कुछ मैंने आपको दिखाए थे रेट लॉज, जैसे यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए ये है और बायोमास रिएक्शंस के लिए ये है। यहाँ पर हमने अपने लेक्चर को ख़त्म किया था। अब हम जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन एलिमेंट्री रेट लॉज, ठीक है। तो a large number of both homogeneous and heterogeneous reactions do not follow simple rate laws, यानी both बेशक homogeneous हो बेशक heterogeneous reactions हो वो simple rate laws को follow नहीं करते। Examples of reactions that don't follow simple elementary rate laws are discussed below। तो यहाँ पर हमने कहा ना कि homogeneous और heterogeneous, तो हम सबसे पहले homogeneous reactions से जो है स्टार्ट लेते हैं। The overall order of a reaction does not have to be an integer, nor does the order have to be an integer with respect to any individual component। यानी हम ये कहें ना कि हमारा जो रिएक्शन है ना वो ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है या विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए सेकंड ऑर्डर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर्स के अंदर हो 2 या 3। और बाजू का ऐसा भी होता है कि ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है 3.5 या किसी एक रिएक्टेंट के बेस पर हम ये जो ऑर्डर है वो 1.3 इस तरह भी हो सकता है। तो ये इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, ये फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है फॉस्जीन गैस की, कि कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन से फॉस्जीन गैस बन रही है, और जो इसका रेट लॉ है वो है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर देखें तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CO इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू द पावर 3/2। अब इस रिएक्शन के देखो कि दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर कितनी है 1, तो ये कौन सा हो गया फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड 3 हाफ्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। और अगर हम क्लोरीन के लिहाज से देखें तो जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन उसकी पावर क्या है 3/2, तो 3 हाफ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। और अगर ओवरऑल देखें तो 3 + 2 + 1 ये कितना हो जाएगा 5 हाफ्स ऑर्डर। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2.5 है और विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन 1.5 है। तो ये हमारे पास इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है। Sometimes reactions have complex rate expressions that cannot be separated into solely temperature dependent and concentration dependent portions। बासों का जो हमारे रिएक्शन जो रेट लॉज हैं वो इतने कम्प्लेक्स होते हैं कि उनको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म्स के अंदर सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसकी बात करें, ये देखो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, ये के टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन बाजू का देखो हमारे पास ये जो रिएक्शन है मिसाल के तौर पर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ये डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाती है। इसका जो रेट लॉ है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड वो क्या है KN2O CN2O डिवाइडेड बाय 1 + K'(CO2)। अब ये देखो इधर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? बोथ ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड और ये जो K' है ये दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम इनको इस तरह नहीं लिख सकते ये दो टर्म्स अलग हो जाए और कंसंट्रेशन वाली अलग हो जाए, जैसे पिछले हमने रिएक्शन के अंदर देखे। इस तरह इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। When a rate expression such as the one given above, यानी कि ये वाला occurs,
वी कैन नॉट स्टेट एन ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर। अब उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन ऑर्डर ओवरऑल हम नहीं बता सकते। अगर हम पिछले एग्जांपल की बात करें तो रिएक्शन ऑर्डर ओवरऑल बताया जा सकता है, कैसे 1 + 3/2। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है इसके अंदर ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर क्या होगा, वी कैन नॉट डिसाइड। क्या करते हैं फिर इसके लिए हम जो है ना लिमिट्स लगाते हैं। Here we can only speak of the reaction orders under certain limiting conditions। हम limiting conditions लगाते हैं, उनको हम देखते हैं क्या है। For example, at very low concentration of oxygen, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो, the second term in the denominator would be negligible with respect to 1। अब ये देखो को क्या कह रहे हैं, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखो अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो ये वाली जो टर्म है ये 1 के मुकाबले में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा छोटी। तो नीचे क्या बन जाएगा 1। यानी अगर 1 को और इस कंसंट्रेशन में अगर ये इतनी ज़्यादा कम हो कि ये वाली जो टर्म है ये 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी हो, यानी फॉर एग्जाम्पल क्लोज टू 0 है, तो ये नीचे क्या बन जाएगा 1। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर would be negligible with respect to 1, that is 1 is very greater than K prime CO2 and the reaction would be apparent first order with respect to nitrous oxide and first order overall। अब हम बात कर सकते हैं ओवरऑल या नाइट्रस ऑक्साइड के हवाले से कि यहाँ पर अगर ये वाली टर्म जो है ये 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, rate of reaction of nitrous oxide is equal to K(N2O) concentration of nitrous oxide। तो देखो नाइट्रस ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन की पावर है वो क्या है 1। तो जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड वो 1 हो जाएगा और ओवरऑल क्या होगा वो भी 1 होगा। However, if the concentration of oxygen were large enough so that the number 1 in the denominator were insignificant in comparison with the second term K prime CO2, that is K prime CO2 is very greater than 1। यानी कि उलट हो गया काम। पहले क्या था कि कंसंट्रेशन जो थी कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा थोड़ी थी, तो हमने कहा कि ये टर्म जो है ना ये नेग्लिजिबल होगी। लेकिन अगर ये कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बहुत हाई हो तो फिर हम इस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर इसको सॉल्व करके जाहिर सी बात है कोई ना कोई नंबर आएगा, वो नंबर +1 अगेन एक और नंबर बन जाएगा हमारे पास। द अपीरेंट रिएक्शन ऑर्डर वुड बी -1 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड। ये तकरीबन 11:30 पे। तो हमारे पास ये जो है डिनोमिनेटर के अंदर 1 अब नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो कि अगर हम ये कहते हैं कि K prime CO2 ये बहुत हाई है तो 1 के मुकाबले में अगर ये बहुत ज़्यादा हाई होगा तो हम नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ CO2, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की पावर क्या है 1, ऊपर जाके क्या बन जाएगी -1। तो इसलिए वो कह रहा है कि द अपीरेंट रिएक्शन ऑर्डर वुड बी -1 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड गिविंग एन ओवरऑल अपीरेंट 0 ऑर्डर। ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। क्यों, ये जब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा हाई होगी तो 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा K प्राइम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये KNO2 ओवर K प्राइम ये एक अलग से नंबर बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड रेज टू द पावर 1 और ये जो है ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू द पावर -1। अब विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन -1 हो गया ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रस ऑक्साइड +1 हो गया और ओवरऑल क्या हो जाएगा +1 और -1 0। Rate expressions of this type are very common for liquid and gaseous reactions promoted by solid catalysts। तो इस तरह के जो केसेस है ना वो चैप्टर 10 के अंदर जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपकी बेस है वो 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है।
आपको मैं कई दफ़ा कहा है कि जब बुक पढ़ा करो तो उसका प्रीफेस लाजमन पढ़ा करो। तो प्रीफेस के अंदर देखोगे ना तो वहाँ से आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि पहले 6 चैप्टर हैं, उसके बाद आप किसी भी ट्रैक को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। दे ऑल्सो अकर इन होमोजीनियस रिएक्शन सिस्टम विद रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बोल रहे हैं तो भी हमारे पास इस तरह के केसेस हो सकते हैं जो हमने अभी अभी देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। It is interesting to note that although the reaction orders often correspond to the stoichiometric coefficient, ये तो जनरली है कि जो हमारा रिएक्शन ऑर्डर होता है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, पावर्स जो हमारे stoichiometric coefficient होते हैं हमारी केमिकल इक्वेशन के अंदर, एज एविडेंस्ड फॉर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, ठीक है। द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अनदर हेलोजन, अगर हाइड्रोजन और हेलोजन कोई सी भी हो उसके दरमियान रिएक्शन हो तो ये रिएक्शन है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड की तरह का नहीं है। इसको मैं अभी बताता हूँ, जरा 1 मिनट होल्ड कर लो। सर असाइनमेंट्स अभी वो कल लास्ट डेट है सबमिशन की, अच्छा ठीक है। तो कल जो है ना वो स्टूडेंट सबमिट करवाएंगे, मैं आपको सोल्यूशन जो है ना मंडे तक दे दूंगा और फिर असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, चलो ठीक है। ठीक है ना। अभी फिलहाल जो है ना सबमिट नहीं होगी असल में, लास्ट डेट कल है। वो इस तरह से सॉफ्ट फॉर्म में सबमिट करवाएंगे या फिर आपके पास हार्ड फॉर्म? नहीं, LMS पे आएगी तो वो सॉफ्ट फॉर्म में ही आएगी। अच्छा, फिर उसे सॉफ्ट फॉर्म में चेक करना पड़ेगा? वो मर्जी आपकी, बेशक प्रिंट निकाल लें या उस सॉफ्ट फॉर्म में चेक कर लें, लेकिन होगी बल्कि काफ़ी एक स्टूडेंट की, क्योंकि वो तकरीबन 30-35 क्वेश्चन इस तरह है वो। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, अगर मैं ये इस हाइड्रोजन और ब्रोमीन के रिएक्शन की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये जो रिएक्शन प्रोसीड होता है ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो ये वाला है, -RBR, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ ब्रोमीन, concentration of hydrogen, concentration of bromine divided by K prime plus concentration of hydrogen bromide divided by concentration of bromine। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो डिटरमिन करना जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, अपेरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, अब वो हमारे पास रिएक्शंस जो अपेरेंटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बिकॉज the law of mass action in collision theory shows that two molecules must collide giving a second order dependence on the rate। You are probably wondering how rate laws such as equation 3, 8 as well as the rate law of first order come about। ये आते किस तरह है हमारे पास, ये जो अजीबोगरीब से हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव डीके, जो हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, उसको हमने कहा था कि रेडियो एक्टिव डीके यूरेनियम, थोरियम और हीलियम के अंदर जो है ना कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। वो एग्जाम्पल ली थी, लेकिन इस दफा वो कह रहा है कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो एग्जाम्पल है ना वो ये वाली कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो इथेन है वो डिकम्पोज हो रही है एथिलीन में और हाइड्रोजन के अंदर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इथेन इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ इथेन। अब ये देखो ये बहुत सिंपल रेट लॉ है हमारे पास, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ सिंबल अगर हम रिएक्शन को लिखें तो A गिव्स B प्लस C, यानी ये इथेन है, ये एथिलीन है और ये हमारा हाइड्रोजन है। तो रेट लॉ जो है सिंपली वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए -RA इज इक्वल टू KCA। रेट लॉज ऑफ दिस फॉर्म यूजुअली इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड एट लीस्ट वन एक्टिव इंटरमीडिएट। जो इस तरह के रिएक्शन है उसके अंदर होता क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं और एट लीस्ट वन एक्टिव इंटरमीडिएट होता है। एक्टिव इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होगा कि बनते के साथ ही फौरन खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, रहेगा फिर भी एलिमेंट्री रिएक्शन। क्यों? जो इंटरमीडिएट बना है वो इतने थोड़े ड्यूरेशन के लिए बना है कि उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। एन एक्टिव इंटरमीडिएट इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट्स वर्चुअली एज फास्ट एज इट इज फॉर्म्ड। उतना ही जल्दी कंज्यूम होता है जितना जल्दी वो बनता है। एज अ रिजल्ट इट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। तो इस वजह से जो इंटरमीडिएट होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी होगी। क्यों? बनते के साथ ही फौरन कंज्यूम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल।
तो अगर एक्टिव इंटरमीडिएट की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड है ए जो कि एक्टिव इंटरमीडिएट है किसी रिएक्शन का, ये बनता किस तरह है, कोलिजन या इंटरेक्शन विद अदर मॉलिक्यूल एम, यानी ए जो है ना वो एम के साथ रिएक्ट करता है और ये इंटरमीडिएट बनता है ए स्टार, जो कि क्या है हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट। लेकिन ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है कि ये बनते के साथ ही फौरन कंज्यूम हो जाएगा। Here the activation occurs when translational kinetic energy is transferred into energy stored in internal degrees of freedom, particularly vibrational degrees of freedom। ये जो एक्टिवेशन होती है ये क्यों होती है, जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, जो इनकी जो मूव करने की यानी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर, वो स्टोर हो जाती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये क्या है, बॉन्ड्स की वाइब्रेशन, एंगल्स की वाइब्रेशन, टॉर्शनल वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशंस के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है कि मॉलिक्यूल हर तरह से जिस तरह भी वाइब्रेट हो रहा होता है वो किस बेस पे वाइब्रेट हो रहा होता है कि जो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उससे ये एनर्जी मिल रही होती है मॉलिक्यूल को वाइब्रेशंस की। तो एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल active intermediate is not formed solely as a consequence of the molecule moving at high velocity, high translational kinetic energy। तो इस वजह से कि वो हमारा जो ना अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, क्यों, क्योंकि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी वाइब्रेशंस जो जितनी भी हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो रही है और उन वाइब्रेशंस की वजह से वो इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो फौरन रिएक्ट कर जाता है। The translational kinetic energy must be absorbed into chemical bonds where high amplitude oscillation will lead to bond ruptures, molecular rearrangement and decomposition। क्या मतलब कि जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो उनकी वाइब्रेशंस के अंदर, जो बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशन है, तमाम बॉन्ड्स जितने भी है उनकी वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी और उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड रप्चरिंग होगी, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी और डिकम्पोजिशन होगी। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोकेमिकल इफेक्ट्स और सिमिलर फिनोमिना, अगर हमारे रिएक्शन के अंदर कोई फोटोकेमिकल इफेक्ट ना हो। अब फोटोकेमिकल इफेक्ट से होता क्या है कि जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हैं ना तो जो लाइट होती है वो क्या कर रही होती है, वो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी दे रही होती है, उनको एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। ये आपने एफएससी के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, जो फोटॉन्स होते हैं वो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वाइब्रेट करती है। तो लेकिन अगर फोटोकेमिकल इफेक्ट या इससे मिलते जुलते कोई इफेक्ट ना हो, द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू वाइब्रेशनल एनर्जी टू प्रोड्यूस एन एक्टिव इंटरमीडिएट कैन अकर ओनली एज अ कंसिक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन और इंटरेक्शन। जब फोटोकेमिकल इफेक्ट या इस तरह के किसी इफेक्ट से वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं आ रही मॉलिक्यूल में, तो वो कहां से आ रही होती है, वो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से आ रही होती है या उनके आपस के इंटरेक्शन की वजह से आ रही होती है। इट इज शोन इन चैप्टर 9 द मोल A becomes activated to A star by collision with another molecule M। ये चैप्टर 9 के अंदर इसकी डिटेल है। The activated molecule can become deactivated by collision with another molecule or the activated molecule can decompose to B and C। ये जो A है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर या तो नया बॉन्ड बना के कोई नया मॉलिक्यूल बना देगा या खुद टूटकर कोई से दो नए मॉलिक्यूल्स बना देगा। तो यहाँ पर जो है उसको इस तरह करके दिखाया हुआ है कि ये जो A है ये M के साथ कोलाइड करता है और कोलाइड करने के बाद ये हाईली एक्टिव बन जाता है। अब ये क्योंकि हाईली एक्टिव है तो ये डीकम्पोज होकर दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यूजिंग दिस मैकेनिज्म we show in section 9.1.1 that at high concentration of M the rate law for this mechanism becomes this one। ये चैप्टर 9 के अंदर दिया हुआ है। तो इन चैप्टर 9 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड पाथवेज दैट लीड टू नॉन एलिमेंट्री रेट लॉ सच एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HB आर शोन इन इक्वेशन 3.8 हैव बीन डिस्कस्ड। ये जो डिटेल से डिस्कस किए गए ये चैप्टर 9 के अंदर है, पाथवेज और मैकेनिज्म्स। अब हम आ जाते हैं हेटेरोजीनियस रिएक्शंस की तरफ। जो हमारे हेटेरोजीनियस रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, इट हैज बीन प्रैक्टिस इन मेनी सॉलिड
गैस सॉलिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी ये जो हमारे हेट्रोजीनियस हैं उसमें दो फेजेस कब नजर आएंगे आंख से, जब हमें सॉलिड कैटलिस्ट अलग से नजर आ रहा हो और गैस या लिक्विड अलग नजर आ रहा हो। तो इस तरह के रिएक्शंस हैं ये। एंड राइटिंग द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर रादर देन कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस वाले हमारे जो है ना रिएक्शंस हैं ये, तो गैस के अंदर नॉर्मली जो है ना हम क्या ले रहे होते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये हम जो है ना गैस लॉज के अंदर ऑलरेडी पढ़ाए हैं, CPP 1 के अंदर भी पढ़ा है, थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा भी इसको टच करेंगे। इन हेट्रोजेनियस कैटालिसिस इट इज वेट ऑफ कैटलिस्ट दैट इज इंपॉर्टेंट रादर देन रिएक्टर वॉल्यूम। रिएक्टर वॉल्यूम के बजाय ये हमने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि जो वेट ऑफ कैटलिस्ट है वो जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिएक्टर बेशक बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अगर उसके अंदर कैटलिस्ट ही नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे कैटलिस्ट की अमाउंट बढ़ाते जाओगे रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली वी यूज -RA प्राइम in order to write the rate law in terms of mole per kg of catalyst per time। अब ये मोल पर क्यूबिक मीटर या पर क्यूबिक डेसीमीटर नहीं है, ये है मोल पर केजी ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस वजह से कहा गया है कि द रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल पर केजी ऑफ कैटलिस्ट पर टाइम इन ऑर्डर टू डिजाइन PBRs यानी पैक्ड बेड reactors। An example of heterogeneous reaction and corresponding rate law is the hydrodemethylation of toluene to form benzene and methane and carried out over a solid catalyst। ये देखो ये हमारे पास जो है ना हाइड्रोडीमिथाइलेशन है किसकी, टॉलुइन की। ये हमारा टॉलुइन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो हमारे पास बेंजीन बनेगी और मीथेन। टॉलुइन को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बेंजीन को B से, और जो मीथेन है उसको M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ टॉलुइन, यानी टॉलुइन किस रेट से डिसअपियर होगी, -R'T, दैट इज मोल्स ऑफ टॉलुइन पर केजी ऑफ कैटलिस्ट पर यूनिट टाइम follows Langmuir-Hinshelwood kinetics discussed in chapter 10। और ये जो ना आप लोगों ने Langmuir-Hinshelwood kinetics जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा एड्जॉर्प्शन की उसके अंदर। तो ये एड्जॉर्प्शन पे जो है ना मॉडल है एक Langmuir-Hinshelwood kinetics एंड द रेट लॉ वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली टू बी दिस वन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर नोट करो एक चीज कि जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं स्टोइकियोमेट्रिक 1 1 1 1, तो रेट लॉ को किस तरह होना चाहिए था, इनफैक्ट वो होना चाहिए था हमारे पास कि k टाइम्स कंसंट्रेशन की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन की पावर 1 एंड दैट्स इट। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं वो हमारी थ्योरी के साथ मैच नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ उससे मिलता जुलता कोई मॉडल हम देखते हैं मैथमेटिक्स में कौन सा है, तो वो ये वाला मॉडल है जो कि इस रिएक्शन के रेट लॉ को डिफाइन करता है। वेयर द प्राइम इन RT प्राइम नोट्स टिपिकल यूनिट्स आर इन पर किलोग्राम ऑफ कैटलिस्ट। ये प्राइम जो है ना इसका मतलब ये है कि पर केजी ऑफ कैटलिस्ट की रेट यूनिट्स में होगा ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। और जो PT है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन, PH2 पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड PB इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। R पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलुइन, हाइड्रोजन एंड बेंजीन। किलो पास्कल में या एटमॉस्फेयर या प्रेशर की यूनिट्स में होंगे जनरली अगर कहा जाए तो। और जो हमारे KB और KT हैं ये क्या हैं, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट्स फॉर बेंजीन एंड टॉलुइन रिस्पेक्टिवली विद यूनिट्स ऑफ किलो पास्कल रेज़ टू द पावर -1। अब ये जो KB और KT हैं ये देखो मैंने बताया था कि ये जो Langmuir-Hinshelwood काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन का मॉडल है, ठीक है। तो इस वजह से बता रहा है कि ये जो है ना ये एडजॉर्प्शन कांस्टेंट्स हैं बेंजीन और टॉलुइन के। द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट K हैज यूनिट्स ऑफ, ये जो हमारा K प्राइम है ये क्या होगा, मोल्स ऑफ टॉलुइन डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ कैटलिस्ट
per unit pressure raised to the power 2. You will find that almost all heterogeneous catalytic reactions will have terms such as 1 plus Ka Pa plus K BPB और and so on, या इस पूरे टर्म का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेट लॉ। क्या मतलब कि जो हमारे हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं ना, उसके रेट लॉज अगर आप देखोगे ना डिफरेंट बुक्स के अंदर या कहीं पे, तो आपको रेट लॉ के अंदर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन नजर आएंगे, 1 प्लस के ए पी ए प्लस के बी पी बी प्लस के सी पी सी। ये आपको कब नजर आएंगे? हमारे रेट लॉज जब हमारा जो रिएक्शन होगा वो हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन होगा। ये इनको जो ना डिटेल से कहाँ डिस्कस किया हुआ चैप्टर नंबर 10 के अंदर। तो एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration rather than partial pressure, we simply substitute Pi using the ideal gas law। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT। ये गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो Pi है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन को। तो ये देखो, ये जो P है, ये P है, ये P हो गया, ये P है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन को। लेकिन हम प्रेशर क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि गैसेस के केस में आप प्रेशर जो है ना वो मेजर कर सकते हो आराम से। द रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट वेट ऑफ कैटलिस्ट माइनस आर ए प्राइम, फॉर एग्जाम्पल माइनस आर टी प्राइम, यानी टॉल्वीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम माइनस आर ए are related through the bulk density rho v of the catalyst particles in the fluid media। ये exactly सेम चीज हमने पहले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास जो कैटलिस्ट है उसकी टर्म्स के अंदर हमें जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ हो और हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हों मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वाले यूनिट्स के अंदर, तो किस तरह करते हैं कि ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको हम जो हमारा कैटलिस्ट होता है उसकी बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बल्क डेंसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके क्या हैं? मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट मैस ऑफ कैटलिस्ट। तो मैस से मैस कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इन फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक बेड्स the bulk density rho v is normally a function of the volumetric flow rate through the bed। यानी जो हमारे जो बल्क डेंसिटी है ना ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड। क्यों? क्योंकि फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर कौन से होता है? आप ये समझ रहे हो कि आपके पास जो है ना ग्लास का एक कॉलम है जिसके अंदर सैंड आपने रखी हुई है। सैंड को आप समझ रहे हो कि कैटलिस्ट है। नीचे अगर आप हाई प्रेशर से कोई गैस पास करवाओगे ना तो वो गैस क्या करेगी? उस रेत को कॉलम के अंदर उड़ाएगी, उड़ेगी वो रेत उस कॉलम के अंदर नीचे से गैस के प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो जब रेत नहीं उड़ रही थी तो उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, जब वो उड़ेगी तो वो ज्यादा वॉल्यूम फिल करेगी कॉलम का, तो इसका क्या मतलब है? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे गैस की वेलोसिटी चेंज होगी तो बल्क डेंसिटी भी चेंज होगी। Consequently, using the above equations for Pi and RT prime, we can write the rate law for the hydromethylation of toluene in terms of concentration and in mole per cubic decimeter, and the rate minus RT in terms of reactor volume, that is minus RT is equal to। अब इसको जो है जरा पहले हम जाते हैं इधर, ये देखो ये K प्राइम, प्राइम का क्या मतलब है? प्राइम का मतलब है कि हमने ये जो प्राइम है इसका क्या मतलब है कि ये यूनिट वेट ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ये वाली ये जो है हमारा रिलेशन रेट लॉ जो है ये है इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कैटलिस्ट। इसके अंदर अगर हम इसको बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के टर्म्स के अंदर आ जाएगा ये। क्यों? हमने बल्क डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये हमारा जो है ना आर टी स्क्वायर, ये कहां से आ गया? ये आर टी कहां से आ गया? ये आर टी कहां से आ गया? ये देखो कि ये हमारे पास P पार्शियल प्रेशर है, ये भी क्या है? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होगा? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई आर टी।
इनटू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT। एक RT इसका, एक RT इसका, क्या बन जाएगा RT का स्क्वायर। और ये कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ T, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? P इज इक्वल टू CIRT। ये हमने अभी अभी जो है ना देखा था, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा है P, इसी की जगह CRT और नीचे भी P की जगह CRT, P की जगह CRT। तो यहाँ पर जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। यानी जो हमारा K प्राइम था उसको बल्क डेंसिटी ऑफ कैटलिस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो P और P जो टर्म थी हमारी उनके साथ जो RT लगना था उनका स्क्वायर आ गया, ये कंसंट्रेशन आ गई। यहाँ पर जो PB था वो RTCB, यहाँ पे जो PT था वो RTCT में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके यूनिट्स क्या होंगे? वो इन्वर्स होता है इसका, तो वो हमारे पास बन जाएंगे डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। वी विल सी इन चैप्टर 4, लीव इट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। हम इसको पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ले सकते हैं, ये चैप्टर 4 जब आएगा उसमें हम देखेंगे डिटेल से, अभी फिलहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इन समरी ऑन रिएक्शन ऑर्डर्स, अगर रिएक्शन ऑर्डर्स को हम समराइज करें, दे कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री। तो हम क्या देख रहे हैं, अभी तक जितनी भी डिस्कशन आई है उसके अंदर में क्या देखा कि जो हमारा रिएक्शन है, रेट लॉ उस रिएक्शन के मुताबिक नहीं है। क्या मतलब? दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री। ये जो हमारी स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन होती है उससे डिराइव नहीं किए जा सकते। इवन दो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस फॉलो एलिमेंट्री रेट लॉज, एट लीस्ट एज मेनी रिएक्शंस डू नॉट। इस तरह के जो हमारे रेट लॉज हैं उनकी वजह क्या है कि हमारे पास देखो एलिमेंट्री रेट लॉज तो हैं, लेकिन जितने रिएक्शंस के एलिमेंट्री रेट लॉज हैं उतने ही सारे रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो कि एलिमेंट्री रेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते। वन मस्ट डिटरमिन द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द लिटरेचर और फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो रिएक्शन ऑर्डर जो है, रिएक्शन ऑर्डर ये हम कहां से ले सकते हैं? लिटरेचर से। लिटरेचर क्या मतलब है? बुक्स जो है हमारी, बुक्स के अंदर जो है ना बाज़ों का उन्होंने बताया होता है कि ये रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस के ऑर्डर्स ये हैं। अगर नहीं दिए हुए कोई नया रिएक्शन है तो फिर क्या होगा? फिर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की तरफ। All rate laws for reversible reactions must reduce to thermodynamic relationship relating the reacting species concentrations at equilibrium। ये आप जो ना FSC के अंदर भी पढ़ाए हो कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसके लिए वो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर C। ठीक है, ये E को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विलिब्रियम को। E इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये जो पावर्स हैं C, D, A और B, ये क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं हमारे, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और ये जो कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल B, कैपिटल A, ये क्या है? हमारे रिएक्टेंट्स। तो ये जो हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या किस तरह निकालते हैं? जो रिएक्टेंट्स वाली टर्म आ जाती है डिवाइडेड बाय, सॉरी प्रोडक्ट वाली जो हमारे टर्म है वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की टर्म। तो इसको किस तरह हम कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम रेज टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम raised to the power B. The units of thermodynamic equilibrium constant Kc are mole per cubic decimeter raised to the power D plus C minus B minus A। कहाँ से आया? इस इक्वेशन से। तो ये C plus D minus A minus B। और कंसंट्रेशन के क्या यूनिट्स होते हैं? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो पावर्स जो हमारे ये एक्सपोनेंट्स हैं उनसे आ जाएंगी। To illustrate how to write rate laws for reversible reaction, we will use the combination of two benzene molecules to form one molecule of hydrogen and one
डाइफिनाइल। दो बेंजीन के मॉलिक्यूल रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारा, मिलकर बनाते हैं डाइफिनाइल और हाइड्रोजन। In this discussion we shall consider this gas phase reaction to be elementary and reversible। इसको हम कंसिडर करें कि elementary reaction है और reversible है। Symbolically अगर इसको symbols की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, 2b डाइफिनाइल और हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। The forward and reversible specific reaction rate constants Kb and K minus b। Kb हमारा रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और Kb बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। विल बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। इनको हम बेंजीन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर के अंदर ही कि जो रेट कांस्टेंट ये जो रिएक्शन रेट होता है ये होता है इन टर्म्स ऑफ सम स्पीशीज। बेंजीन बी इज बीइंग डिप्लीटेड बाय द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो बेंजीन क्या होगी, डिप्लीट होगी, यानी कि कम होना शुरू हो जाएगी अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के बी सी बी रेज टू द पावर 2। ये 2 यहां से आया। अब हम ये 2 के ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये देखो यहाँ पर हम कहीं कहकर आए हैं अभी, कंसिडर गैस रिएक्शन टू बी एलिमेंट्री। If we multiply both sides of this equation by -1, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आर बी फॉरवर्ड इज इक्वल टू माइनस के बी सी बी स्क्वायर्ड। फॉर द रिवर्स रिएक्शन बिटवीन डाइफिनाइल एंड हाइड्रोजन, अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें कि ये दोनों रिएक्ट करके वापस बेंजीन भी तो बना रहे हैं ना हमारे, अगर हम इस बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फिर क्या होगा, ये फिर ये होगा इस तरह कि बैकवर्ड रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट क्या है, बैकवर्ड के माइनस बी। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, अब क्या होगा, अब बेंजीन बन रही है, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमने लिया है कि जो हमारा ये जो रिएक्शन था ये इस साइड पे गया है, उसको हमने किस तरह शो करवा दिया, हमने इसको शो करवा दिया रिएक्टेंट्स इस केस में ये हैं और प्रोडक्ट ये है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वो क्या है, के माइनस बी। क्यों, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो के माइनस बी है। कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच, कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ एच। यहाँ पे हमारा 1 1 है तो यहाँ पे भी पावर्स क्या है 1। क्यों ले रहे हैं इस तरह, क्योंकि हमने कंसीडर किया था कि ये हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगेन बोथ द रेट कांस्टेंट्स के बी एंड के माइनस बी आर डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ के आ गए हैं कि खाली के नहीं लिखा जाता बल्कि जो हमारा वो होता है कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट उसकी बेस के ऊपर लिखा जाता है। ये The net rate of formation of benzene is the sum of the rate of formation from the forward reaction and reverse reaction। अब अगर हम net rate की बात करें, net rate of formation of B, वो क्या होगा, अब B जो है ना देखो हमारा चूंकि ये कौन सा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो बेंजीन बन भी रहा होगा और कंज्यूम भी हो रहा होगा, तो जो नेट रेट होगा उसका वो क्या होगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंजीन का रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड के अंदर ये आर भी हम अभी पिछले देख कर आए हैं, क्या है माइनस के बी सी बी स्क्वायर्ड, और जब रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं तो के माइनस बी सी डी एच 2। ये देखो ये यहाँ से आए हमारे, एक ये वाला और एक ये वाला। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करें, अब देखना कहानी किस तरह चेंज होना शुरू होगी। इसको हम -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन में से के बी को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये जो पहली टर्म है इसमें से के बी बाहर आ जाएगा तो ये सी बी स्क्वायर बन जाएगी, माइनस ये आ गया। इसमें से जब के बी कॉमन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, के माइनस बी डिवाइडेड बाई के बी सी डी ओवर सी डी इंटू सी एच 2।
अब देखो ये चेंज होना शुरू हो गया है, पहले सिंपली था रिप्लेसिंग द रेशियो ऑफ द रिवर्स टू फॉरवर्ड रेट लॉ कांस्टेंट्स बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के सी। अब ये जो के बी ओवर के बी है ये क्या है असल में, ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का इनवर्स है। तो क्या हम लेते हैं हमारे पास माइनस आर बी इज इक्वल टू के बी सी बी स्क्वायर माइनस सी डी सी एच टू, और ये जो हमारा था के बी के माइनस बी ओवर के बी, ये क्या बन जाएगा 1 ओवर के सी, तो ये 1 ओवर के सी बन गया। ठीक है, अब ये देखो कि अब ये वो नहीं रहा कि हमारा जो है ना कंसंट्रेशन की पावर 1 है और जो या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना मुश्किल हो गया है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो ना हम मैट्रिक्स से और एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा रिएक्शन जो है ना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से जब हमारी हीट जनरेट होगी तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में धकेलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जनरेट होगी तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स राइट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल यानी कि आर डी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड डाइफिनाइल डी एंड बेंजीन बी। अभी हम जो करके आए वो आर बी करके आए हैं, अब हम क्या करते हैं आर डी की फॉर्म के अंदर लिखते हैं इसको। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर डी must have the same functional dependence on the reacting species concentration as does the rate of disappearance of benzene। इस तरह का एक जो है ना हम जो ये वाला इक्वेशन थी इसको हम कहाँ पे देख कर आए हैं, पिछले लेक्चर के अंदर। इस रिलेशन को यूज करते हुए आर बी को आर डी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जो आर डी और आर बी को आप कंपेयर करो तो आर डी क्या हो जाएगा डी ओवर बी माइनस आर बी। ठीक है, और अगर आर बी को रिप्लेस करना चाह रहे हो तो वो क्या बन जाएगा बी ओवर डी आर डी। तो आप आर बी को रिप्लेस कर सकते हो बी ओवर डी आर डी से। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगी के डी, यहाँ पर जो के बी था वो क्या हो जाएगा के डी सी बी स्क्वायर माइनस सी डी ओवर सी एच टू डिवाइडेड बाई के सी, ये एज इट इज रहेगा हमारे पास। यूजिंग द रिलेशनशिप गिवन बाई इक्वेशन 3(1) फॉर द जनरल रिएक्शन। ये हम 3(1) क्यों कह रहे हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ के आए हुए हैं ये वाली इक्वेशन। वी कैन ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स के बी एंड के डी। वही जो मैंने अभी भी बताया कि आर डी ओवर 1 इज इक्वल टू आर बी ओवर माइनस 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि आर बी जो है वो क्या होगा कि माइनस के बी ओवर माइनस 2, और ये वाली जो इंटरनल टर्म थी ये एज इट इज रहेगी। अब ये आर डी की फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं असल में इसको कि आर डी इज इक्वल टू माइनस के बी ओवर माइनस 2 इंटू दिस टर्म। ये एज इट इज, ये जो अंदर वाली टर्म है एज इट इज है, और ये के बी ओवर 2 ये आ गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 315 एंड 316, कौन कौन सी भला, ये 315 ये वाली है और 316 ये वाली है। इनको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं और हमारे पास क्या बन जाता है के बी ओवर 2, किसके इक्वल है के डी के। Consequently, we see the need to define the rate constant K with respect to a particular species. Finally, we need to check to see if the rate law given by equation 3-14 is thermodynamically consistent at equilibrium. Applying equation 310 and appendix C to diphenyl reaction and substituting the appropriate species concentration and exponents thermodynamics tells us that ये जो हमारा Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या होगा concentration of diphenyl at equilibrium raised to the power 1 into concentration of hydrogen
at equilibrium raised to the power 1 divided by concentration of benzene at equilibrium raised to the power 2. ये सिंपली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये ऑलरेडी आप जो ना पढ़ के आ गए हो जनरल रिएक्शन के अंदर, उसी को यूज करते हुए ये आ जाएगी हमारे पास. नाउ लेट्स लुक एट द रेट लॉ. इस रेट लॉ को देखो. एट इक्विलिब्रियम माइनस आर बी इज इक्वलेंट टू जीरो. जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर ना तो रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. जितना बी ब्रेक हो रहा होगा उतना ही बन रहा होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी वो क्या हो जाएगा? जीरो. क्यों? जितना बन रहा है उतना ही ब्रेक भी हो रहा है. एंड द रेट लॉ गिवन बाय इक्वेशन 314, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन 314 है इसके अंदर ये आर बी क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे जीरो. तो ये आर बी जीरो हो गया इज इक्वल टू के बी सी बी ई स्क्वायर माइनस सी डी ई सी एच टू ई ओवर के सी. जो हमारी इक्वेशन 314 थी इसके अंदर इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं है, इसके अंदर इक्विलिब्रियम का जिक्र नहीं है, इसी वजह से वो रेट को हमने क्या लिया हुआ है? आर बी. लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम का जिक्र करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाएगा और यहाँ पर फिर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम के ऊपर है ये कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर हमने इसीलिए मेंशन किया हुआ है कि ये कंसंट्रेशन जितनी भी है ये किस पे है? इक्विलिब्रियम के ऊपर. और जो के सी है ये वाला, ये क्या है? ये ऑलरेडी हम बताकर आ गए हैं, ये हमारा है. दैट इज आइडेंटिकल टू इक्वेशन 317 ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि वो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. फ्रॉम अपेंडिक्स सी, ये बुक के अंदर दिया हुआ, ये अपेंडिक्स खोल के देखनी है आप लोगों ने. इक्वेशन C9, we know that when there is no change in the total number of moles and the heat capacity term delta Cp is equal to 0. जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कोई चेंज ना आ रहा हो तो जो हमारे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी उसके अंदर चेंज क्या हो जाएगा? जीरो. जब हमारे पास कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो टेम्परेचर भी हमारा चेंज नहीं होगा. क्यों? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक वाली कहानी ही खत्म हो गई. जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर आ गया टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. और जो हमारी सीपी है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ये आप जो ना CP2 के अंदर पढ़ के आए हुए हो और थर्मोडायनेमिक्स में भी. तो हमारा जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो हमारी डेल्टा CP भी क्या हो जाएगी? जीरो. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको देखना चाहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट जो इसका रिलेशन है वो क्या है, वो आपको अपेंडिक्स सी के अंदर बताया हुआ है कि के सी इंटू T1, ये हमारा कोई टेम्परेचर है T1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू द पावर डेल्टा एच आर एक्स 0 ओवर आर इंटू 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T. ये एच आर एक्स 0 ये क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर चेंज. ये आपने कहां पे पढ़ा है? CPP2 के अंदर. ये गैस कांस्टेंट है आपका T1, ये आपका नोन टेम्परेचर है. ये इस टेम्परेचर पे आप इसको फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है. और ये K की वैल्यू किसी एक टेम्परेचर पे गिवन हो और इस टेम्परेचर पे फाइंड करनी हो तो ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा. Therefore, if we know the equilibrium constant at one temperature and the heat of reaction, we can calculate the equilibrium constant at any other temperature T. अगर किसी एक टेम्परेचर T1 के ऊपर हमें Kc की वैल्यू पता हो और हीट ऑफ रिएक्शन पता हो हमें, तो हम किसी दूसरे टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं. फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये वही जो पिछला जो ना 2 स्लाइड्स पहले भी पढ़ा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kc डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. A further discussion of the equilibrium constant and its thermodynamic relationship is given in appendix C. ये appendix C आप लोगों ने खुद पढ़ना है, उसके अंदर से ही ये इक्वेशन आई है हमारी. For large values of equilibrium constant Kc, the reaction behaves as if it were irreversible. Logically, mathematical equation को देख लो कि अगर हमारी large value है equilibrium constant की, तो इसका क्या मतलब है लार्ज वैल्यू का? कि हमारा न्यूमरेटर बहुत बड़ा है. न्यूमरेटर बड़ा होने का क्या मतलब है
कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट थोड़े होते जाएंगे, इसका मतलब है। इसी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से दिखा देता हूँ, चलो ये चीज़ आपको, ये देखो यहाँ पे अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो Kc की, इसका क्या मतलब है कि ये बड़ा है हमारा, ये बड़ा होने का क्या मतलब है, COD की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। COD की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि A और B की कम है। इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ये काइंड ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन है हमारा, ये मीनिंग है इस लास्ट सेंटेंस का। सो ये जो हमारा है ना सेक्शन, इसके अंदर आप एक चीज़ नोट करो कि कोई डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप बैठकर ये सारे रिलेशंस रट्टा लगाओ, नो, ये समझने वाला सेक्शन है, बस पढ़ने वाला। इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसीलिए ये आप लोगों ने जहां तक मैं कवर करवा चुका हूं, इसकी रीडिंग करनी है, कोई चीज ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई है ना, दो चीजें हैं सिर्फ देखने वाली। एक तो ये जो हमारा रेट लॉग होता है वो हमारी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज करते हुए नहीं बनाया जा सकता, या तो वो लिटरेचर से लिया जाएगा या एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया जाएगा। और दूसरा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस तरह जो है बिहेव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और किस तरह ये हमारे रेट लॉ के अंदर जो ना काम कर रहा होता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ देखने वाली। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपको पूछ सकते हो। वी हैव 4 minutes लेफ्ट। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, नो क्वेश्चन?